Subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. It's totally free. Hello, welcome to Jury Central online classes for law exams. So today we will be dealing with DULLM solved question paper 2019 with correct answers. इंटरनेट पे मैंने एक सॉल्व DULLM 2019 का एक मतलब क्वेश्चन पेपर देखा है जो कि आंसर की का ही मतलब आंसर की से ही रिलेटेड उसमें आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन वो टोटली गलत है, टोटली मतलब कि 90% गलत है वो। तो इसीलिए ये जो मैं लेकर आई हूँ ये बिल्कुल पर्सनल रिसर्च पे और जो भी मटेरियल अवेलेबल है ऑन इंटरनेट और या इन बेयर एक्ट, सो मैं सबसे मतलब कि एक क्या कहते हैं एसिमिलेट करके मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ इस क्वेश्चन पेपर का एक सॉल्व वर्जन, जो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और वीडियो देखने से पहले सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में मैं जितने भी DULLM के क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए पहले देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो ये रहे इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये देखिए स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 20 जून 2020 एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ 4 जुलाई 2020। मतलब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो pgiadmission.du.ac.in में जाके एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और अगर आपको इसके प्रॉस्पेक्टस के बारे में अगर और भी डिटेल्स के बारे में एलिजिबिलिटी सीट्स और इन सब के बारे में जानना है तो आप du.ac.in के पोर्टल में जाइए, वहाँ PG एडमिशन 2020 का एक लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप क्लिक कीजिए। आपको उसमें सारे मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके क्लिक करना है जिसमें आपको एडमिशन रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा पर्दा ओपन हो चुका है। Which of the following elements are not essential for transferring of title to the buyer from the seller? So the correct answer is physical delivery of the goods. This question is taken from Sales of Goods Act, और Sales of Goods Act में कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है कि physical delivery of the goods is actual essential element for transferring of title from buyer to the seller. To the buyer from the seller, of course. Which of the following statement is correct? तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ये देखिए अकॉर्डिंग टू आंसर की ये कह रहे हैं कि द लायबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज जॉइंट, ये अकॉर्डिंग टू आंसर की है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 1। द लायबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज समटाइम्स जॉइंट एंड समटाइम्स सेवरल डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहली बात जैसे कि अगर सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई एक्ट करता है तो उसके लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इफ़ ही इज डूइंग समथिंग आई मीन नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन हिज लायबिलिटी इज सेवरल। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें करेक्ट आंसर दिया है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स ए प्रॉमिस। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन ऑल्सो इन्फोर्स ए प्रॉमिस। मेरे हिसाब से मेरे रिसर्च के हिसाब से बोथ 3 और 4 आर करेक्ट। और अगर मैं इंग्लिश लॉ या कॉमन लॉ के मतलब एंगल से देखूँ तो वहाँ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो राइट। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सो द करेक्ट आंसर गिवन अकॉर्डिंग टू आंसर की इज ऑप्शन नंबर 3। इन केस ऑफ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एग्रीमेंट इज टर्म्ड एट वॉइड। तो दिस इज गिवन under section 56 of Indian Contract Act, which deals with agreement to do impossible act. An agreement to do an act impossible in itself is void. मान लीजिए कोई एग्रीमेंट मतलब कि शुरुआती दिनों से ही अगर उसका ऐसा कोई एक्ट दिया हुआ है जो करना इम्पॉसिबल है तो वो void होता है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर void? ये देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर की ये ऑप्शन नंबर 3 कहा गया है एग्रीमेंट अफेक्टेड बाय फ्रॉड। लेकिन अगर हम सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें तो आप लास्ट पैरा को देख लीजिए जहाँ जिसे मैंने बोल्ड किया हुआ है, द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो पास। तो ये कहता है कि इफ एन एग्रीमेंट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉड इट इज voidable at the option of the party whose consent was so passed। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है कि एग्रीमेंट affected by fraud only
इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा नहीं है। मैं कहूँगी ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये सारे वॉइडेबल की कैटेगरी में आते हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स को वॉइड माना जाता है कुछ हद तक, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी क्रिएट किए गए हैं। तो उन आई मीन इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज वॉइड, इट इज़ एक्चुअली वॉइडेबल। 6. Which of the following is correct about International Criminal Tribunal for Yugoslavia? ये इसका आंसर सही दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, इट हैज़ बीन क्लोज्ड ऑफिशियली। The institution formally ceased to exist on 31st of December 2017. So from 31st of December 2017, I mean it is closed. So उसके बाद ये कोर्ट फंक्शनिंग में नहीं है। 7. Which of the following is related to the Compulsory Afforestation Management and Planning Act? तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू आंसर की इन्होंने बोला वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम ऑफ इंडिया। ये गलत है, क्योंकि वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूओआई इज एक्चुअली डीलिंग विद पॉल्यूटर पेस एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। और इसका जो सही आंसर है वो है टी.एन. गौडवर्मन तिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या 1996 का केस है। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ नीलगिरी, मतलब ये जो केस है ये कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक्ट 2016 से रिलेटेड एक्ट है। दूसरे केसेस के बारे में भी देख लेते हैं। कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वर्सेस सी केंचप्पा, ये 2006 का केस है एंड द केस इज डील्स विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने EIA लिखा है। और AP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस NV नायडू, ये 1999 का केस है। ये भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड केस है, जस्ट लाइक वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम केस। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इज नॉट रिलेटेड टू कॉपीराइट लॉ? अगेन द आंसर इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आंसर की। ये कहता है कि ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस DB मोदक, लेकिन ये जो केस है ना ये कॉपीराइट से रिलेटेड है। और ये इस केस में एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ विच इज़ नोन एज स्वेट ऑफ द ब्रो। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका आंसर नंबर 2 है, फाइस्ट पब्लिकेशन इंक वर्सेस रूरल टेलीफोन सर्विस कंपनी। ये जो केस है इट्स ए यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट केस डीलिंग विथ वेदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी पेटेंटेड। फाइस्ट पब्लिकेशंस इंक केस जो है ये पेटेंट से रिलेटेड है। और RG आनंद, ईस्टर्न बुक कंपनी, DB मोदक और डायमंड चक्रवर्ती, ये सारे कॉपीराइट से रिलेटेड केसेस हैं। Which of the following cannot pertain to the tort of nuisance? कौन सा tort of nuisance नहीं मान सकते? यहाँ लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर के प्लेइंग म्यूजिक थ्रू लाउड स्पीकर इन द नाइट। ये बिल्कुल गलत है। अगर इसका सही आंसर का होना तो इसका सही आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए, जो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ। Under the common law, person in possession of real property, landowner, leaseholder, etc., are entitled to the quiet enjoyment of their lands. However, this doesn't include visitor or those who aren't considered to have an interest in the land. If a neighbor interferes with that quiet enjoyment, either by creating smells, sounds, pollution, or any other hazard that extend past the boundaries of the property, the affected party may make a claim in nuisance. आप ये पढ़ के देख ही सकते हैं कि इसमें जितने भी कंडीशंस है वो इस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ये सारे के सारे कंडीशन मैच होते, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए था। 10. Which of the following amendments to the Constitution of India is related with reservation of seats in educational institutions for the economically weaker section of citizens? अगेन इसका जो आंसर है ना, इसमें आंसर की में दिया हुआ था 123rd, जो बिल्कुल गलत है। मैंने इसे करेक्ट करके लिखा है 103rd, ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इस बार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है। 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल? तो ये फॉर्मुलेशन को इसका आंसर सही दिया हुआ है, लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड, ये इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 3rd है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द IPC वॉज अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2018? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 228। 228A में डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जिसमें 376AB और DB कुछ जो नए इंसर्टेड जो नए सेक्शन में इंसर्ट किए गए थे वो
इसमें डाले गए हैं। तो ये 228 इसका करेक्ट आंसर है। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 498A। देखिए अकॉर्डिंग टू आंसर की अगेन इट्स रॉन्ग, इट्स गिवन राजेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये है गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये एबडक्शन एंड रेप का केस है। आर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सोशल एक्शन फोरम वर्सेस मानवाधिकार, और राजेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तीनों केसेस है ये 498 से ही डील करते हैं। Which of the following is not included in the definition of cinematograph film as defined under section 2F of the Copyright Act 1957? The correct answer is a work of a broadcast. According to answer की इसमें दिया है work of visual recording, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसका जो सेक्शन का जो एक छोटा सा एक्सर्प्ट है वो मैंने नीचे दे दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं दिया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। तो इसमें इसमें सही दिया हुआ है ला ग्रांड केस जो है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। दूसरे केसेस के बारे में भी देख लेते हैं। नॉटेबॉम केस जो है इसमें भी गलत दिया हुआ, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन के ऊपर है, जुरिस्डिक्शन और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट काउंसिलर एक्सेस, ये है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स, अगेन अ वेरी फेमस केस। एंग्लो नॉर्वेगियन फिशरीज केस, ये जो है ये फिशरीज केस के नाम से जाना जाता है। ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी गलत दिया हुआ है। लाग्रांड केस जो 2001 का है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही डील करता है। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू आंसर की, आई एम सॉरी, ह्यूगो ग्रेशियस जो मेयर लिब्रम इसमें दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मेयर लिब्रम जो बुक है ना उसके ऑथर ह्यूगो ग्रेशियस ही है। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 सेल्डन द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिवाइड। सेल्डन ने नहीं लिखा है, ये जॉन ऑस्टिन ने लिखा नीचे मैंने लिख भी दिया है, जॉन ऑस्टिन इज द ऑथर। विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन द आंसर इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आंसर की, इसमें दिया जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जबकि उनका तो इस केस से लेना देना ही नहीं है। पी.एन. भगवती, ये सबको पता है कि इस केस के ऑथर भी रहे हैं, तो ये करेक्ट आंसर है इसका जस्टिस पी.एन. भगवती। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन ये गलत दिया हुआ है जिसमें इन्होंने ऑप्शन टिक किया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जबकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 54 जो डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स और उसमें आते हैं और यूटीज भी इसमें आते हैं, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा इसमें आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पैनल कोड डिफाइन सेडिशन। अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग, ये सेक्शन 122 दिया हुआ है। सेक्शन 122 डील्स विद कलेक्शन आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट। इसका करेक्ट आंसर है 124 है, जो सबको पता है कि 124 है डील्स विद सेडिशन, जिसे हम देशद्रोह भी कहते हैं। 20 विच प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू ई रिकॉर्ड्स। अगेन द आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की इज रॉन्ग, इसमें दिया सेक्शन 3, जबकि इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 4। सेक्शन 3 जो है डील्स विद ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और सेक्शन 4 जो है वो डील करता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ऑथेंटिकेशन और लीगल रिकॉग्निशन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्शन 4 है लीगल रिकॉग्निशन एंड सेक्शन 3 है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। बाकी सेक्शन भी देख लेते हैं। सेक्शन 5 है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और सेक्शन 3 डील्स विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ओनली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसका ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये मैंने यहाँ पे दे भी दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। सेक्शन 5 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कहता है, जो ऑब्जेक्ट से डील करता है, ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स
अंडर दिस एक्ट। जो इस एक्ट के अंदर जितने भी कंज्यूमर राइट दिया गया है उस पर एडवाइस करना और उसे प्रमोट करना। Which one of the following is considered as a subsidiary source of international law as per Article 38 Clause 1 of the Statute of International Court of Justice? देखिए इसका अगेन अकॉर्डिंग टू द आंसर की द आंसर इज गिवन रॉन्ग, ये इक्विटी दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो टीचिंग्स ऑफ द हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। ये देखिए आर्टिकल 38 क्लॉज 1 का मैंने एक शब्द दिया है जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 59 जुडिशियल डिसीजंस एंड द टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ द वेरियस नेशंस एज सब्सिडियरी मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। Which section of the Indian Contract Act 1872 defines the term reciprocal promises? ये सेक्शन 2F है जो मतलब डील करता है और जो डिफाइन करता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से। सेक्शन 2E जो है वो एग्रीमेंट से डील करता है, सेक्शन 2G वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2D कंसिडरेशन। 24 where the money received from a third party by the firm in the ordinary course of its business is misapplied by one of the partners to his own use, then the इसमें जो आंसर की जो दिया गया है वो है डिफॉल्टिंग पार्टनर अलोन इज लायबल फॉर द सेम। और लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसके लिए है फर्म इज लायबल फॉर द सेम। और ये जो दिया हुआ है ये है सेक्शन 27 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विच डील्स विद लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। 25 As per the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a person who has an adopted son living, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर की दिया गया है कि कैन अडॉप्ट अनदर सन, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये इसका आंसर हुआ कैन नॉट अडॉप्ट अनदर सन। ये इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, और ये में दिया गया है सेक्शन 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कहता है कि मैं पढ़ लेती हूँ आपको। इफ एनी अडॉप्शन इज ऑफ अ सन, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन, सन्स और सन वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कैन नॉट अडॉप्ट अनदर सन। एज पर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 द वर्ड कंफर्ट फॉर टी शर्ट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एक्सक्लूसिवली ड्यू टू, इसका आंसर है सेक्शन 9 एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रेफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक दिया हुआ है। सेक्शन 17 डील्स विद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ मार्क। सेक्शन 12 डील्स विद रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज, और सेक्शन 14 डील्स विद यूज ऑफ नेम्स और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लिविंग पर्सन्स और पर्सन्स रिसेंटली डेड। अंडर विच ऑफ द provisions of the Trademarks Act 1999 two or more identical similar trademarks may be registered in respect of same or similar goods? इसका जो आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 12 रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। इसका आंसर अगेन आंसर की मैं गलत दिया हुआ सेक्शन 9, क्योंकि सेक्शन 9 हमने अभी देखा था कि एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रेफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन से डील करती है, और रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज ये सेक्शन 12 डील करता है। एन इनकमिंग पार्टनर हु हैज बीन वैलिडली एडमिटेड इन द फर्म इज, इसमें जो आंसर दिया हुआ है लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकम ए पार्टनर, जो आंसर की के अकॉर्डिंग दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकम अ पार्टनर। मतलब कि पार्टनर बनने से पहले जो भी फर्म ने जो भी किया हो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता है। 29 When a Hindu inherits a property from his father under section 8 of the Hindu Succession Act 1956, he takes it as, देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू आंसर की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सेक्शन 8 में जो कोई भी जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है वो ही टेक्स इट एज ही सेपरेट प्रॉपर्टी। तो इसका जो ऑप्शन है ना ये ऑप्शन नंबर 1 है। ये जो व्यू है ना ये इनकम टैक्स अथॉरिटी भी यही व्यू लेती है कि जब भी कोई पर्सन कोई इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी तो वो उसे एज अ जॉइंट फैमिली नहीं देखती है, वो उसे एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी देखती है। 30 X duly post letter of acceptance to Y, but the letter is lost in transit due to the negligence of the post office। तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है
कि देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड बिकॉज द एक्सेप्टेंस हैज़ नॉट रीच द प्रपोजल। ये बिल्कुल गलत है। इसका है ऑप्शन नंबर 4, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड बिकॉज द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। सो कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस जो है ना, एज सून एज अ पर्सन डिस्पैच इज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कंक्लूडेड देयर इटसेल्फ। अब चाहे वो लेटर कहीं खो गया हो, मिला नहीं, वो अलग इशू है, लेकिन उसका उसके एक्सेप्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। 31, आफ्टर पासिंग ऑफ ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन कोहैबिटेशन इज, अकॉर्डिंग टू आंसर की जो दिया है ये है ऑब्लिगेटरी। पर अगर मैं सेक्शन 10 ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूँ तो वो सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ दिया हुआ है। इसका आंसर नंबर 3, नॉट ऑब्लिगेटरी। 32, ए ग्रेचुइटस और बेयर प्रॉमिस डिवर्ट ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए आंसर दिया है रेस एक्सटिंक्टी का। रेस एक्सटिंक्टी का मतलब ये होता है मैटर दैट हैज सीज टू एग्जिस्ट, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ये है न्यूडम पैक्टम। एक्स कॉन्ट्रैक्टू का मतलब होता है कंसिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यूबेरिमा फाइट्स का मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। If Mr. A sells a watch to Mr. X, Mr. A has obtained by inflicting undue influence on Mr. B. The title of Mr. X on the watch is, इसका है ऑप्शन दिया है एब्सोल्यूट, पर इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 2, सब्जेक्ट टू द फैक्ट वेदर बी हैज रिसिंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। ये दिया है सेक्शन 29 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल बाय पर्सन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मान लीजिए कि अगर उस वॉच को अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्फ्लिक्ट करके अगर उसकी पोजीशन अगर वो हासिल करता है, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि क्या कहते हैं कि मिस्टर बी, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी रिसीड नहीं कर देते हैं, मतलब ख़त्म नहीं कर देते हैं, तब तक वो वैलिड है। तो इसलिए इसमें दिया है सब्जेक्ट टू द फैक्ट वेदर मिस्टर बी हैज़ रिसिडेड द कॉन्ट्रैक्ट। 34, अकॉर्डिंग टू द जूरिस्ट ऑफ एनालिटिकल स्कूल, इट्स करेक्ट आंसर है कस्टम बिकम्स लॉ आफ्टर इट्स रिकॉग्निशन बाय द सॉवरेन। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है और ये कहा गया है जॉन ऑस्टिन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू पाउंड, प्राइवेट इंटरेस्ट इंक्लूड, तो प्राइवेट इंटरेस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर की इन्होंने दिया है द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक रिलेशंस ऑफ पर्सन सच एज हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइवेट इंटरेस्ट जो है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो टू ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। इसमें इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी लाइक रेपुटेशन कंसाइंस भी आता है, द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी सक्सेशन टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन भी आता है, और द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक रिलेशन ऑफ पर्सन सच एज हस्बैंड एंड वाइफ। ये तीनों चीज़ें इसमें आती है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 36, अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982, the contiguous zone is established to exercise the control necessary to prevent and punish infringement of coastal state laws relating to, इसका करेक्ट आंसर दिया है फिजिकल कस्टम फिशरीज एंड सैनिटरी। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये आंसर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आपको मुझे बताना है, इसलिए मैंने इसका आपको करेक्ट आंसर दिया नहीं है, लेकिन एक आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग है और आपको इसका आंसर मुझे देना है। और अगर नहीं समझ में आए, आपको आंसर चाहिए, तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालिएगा। 37, अकॉर्डिंग टू होफिल्डियन एनालिसिस लायबिलिटी इज अ ज्यूरल को रिलेटिव ऑफ, हाँ इसका आंसर सही दिया हुआ है कि लायबिलिटी का तो जो ज्यूरल को रिलेटिव होता है वो पावर दिया है। ये देखिए मैंने आपका एक होफिल्डियन का मतलब कि उन्होंने जो ज्यूरल को रिलेटिव और ज्यूरल ऑपोजिट जो प्रोपाउंड किया था उसकी टेबल भी मैंने शेयर कर लिया है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये घुमा फिरा के पूछते, कभी ज्यूरल अपोजिट्स पूछ देते तो कभी ज्यूरल को रिलेटिव पूछ देते। पिछले के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं, वो बार बार इस तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आपका काम ये है कि आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन मतलब ये तो मान के चलिए कि आएगा जरूर। 38, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ए प्राइवेट कंपनी कैन बोरो फंड्स फॉर इट्स फाइनेंशियल नीड्स फ्रॉम डायरेक्टर्स। ये अकॉर्डिंग टू आंसर की बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ये दिया है द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम इज, ये देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आंसर की इज टोटली रॉन्ग, जो कहता है कि 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये ऑप्शन नंबर 1
2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, और ये दिया हुआ है सेक्शन 24A ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 40 अंडर द हिंदू लॉ डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आंसर की फुल ब्लड, बट ये बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4, और ये दिया हुआ सेक्शन 3G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है वो इंक्लूड करता है हाफ और यूट्रिन ब्लड, अडॉप्शन, फुल ब्लड, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा इसमें ऑल ऑफ दिस। 41 ए मुस्लिम मेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज wife W with whom the marriage is subsisting married the younger sister of his wife, the marriage is, ये इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की void in Sunni as well as in Shia, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है कि irregular in Sunni law and void in Shia law। ये फसीद मैरिज इसे कहा जाता है, और ये irregular marriages होते हैं, ये irregular सुन्नी में होता है, void in Shia law में होता है। A intentionally tampers a computer source code developed by B and imitated it substantially to create his own computer program under which law A can be made liable। इसका ऑप्शन मतलब कि आप पढ़ के ही समझ सकते हैं कि बहुत ही आसान सा है। इसका जो है वो है कॉपीराइट एक्ट 1957। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो कोई बात आती नहीं है, और इसमें कॉपीराइट ही बनता है। 43 प्राइवेट राइट्स एक्वायर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ डू नॉट सीज ऑन चेंज ऑफ सॉवरेनिटी वॉज हेल्ड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर इसमें दिया चोरजो फैक्ट्री केस, पर ये सही नहीं दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है जर्मन सेटलर्स इन पोलैंड केस। 44 इफ अ सेलर इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर द टाइटल हैज पास टू द बायर ही कैन, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है रीसेल द गुड्स, ये बिल्कुल सही दिया हुआ आंसर की में, और ये दिया हुआ है सेक्शन 30 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। मतलब कि मान लीजिए कोई सेलर अगर कोई चीज़ बेचता है लेकिन उसका पोजीशन अभी तक उसके पास है, वो जब किसी और को जब वो बेचता है ना रीसेल द गुड्स, तो जो पर्सन जो उसे ऑब्टेन करता है उसके पास एक सही टाइटल होता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर उसको पहले से पता रहता है कि ये रीसेल की आइटम है, तब वो रीसेल वैलिड नहीं मानी जाएगी। 45 इफ ए लॉ इज फॉर लॉन्ग डिसरिगार्डेड इन प्रैक्टिस देन कोर्ट्स can't give effect to it, such state of disuse of a norm is known as, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, इसमें थेमिस्टिस दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है डेसिच्यूटो। इसमें एक्चुअली क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चन तो कई बार LLM के मतलब प्रीवियस के एग्जाम से कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए, रिपीट हुए हैं। इट्स जस्ट लाइक जुडिशरी एग्जाम, जुडिशरी जैसे अपने क्वेश्चन दे रिपीट, they always repeat, and even DULLM I mean question paper also repeats this question, so there is nothing big difference। so आपको बस ये करना है कि आपको अच्छे से बस क्वेश्चन पेपर को लगा के जाना है, और आप क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन तो वही रहते हैं लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, और अब अभी क्या है कि थोड़े थोड़े जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो उसे भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। 46 आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो 40 इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि बिल्कुल गलत है, जबकि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, लिख भी दिया है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है वो आर्टिकल 39A डील करता है। आर्टिकल 40 जो डील करता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। दूसरे ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A डील्स विद दिस सब्जेक्ट, and article 41 deals with right to education and work. Article 16(4) of the Constitution of India, which gives power to the state to make laws regarding reservation in matters of promotion in favor of the scheduled caste and scheduled tribes, was added by the, इसका जो करेक्ट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू आंसर की जो गलत दिया हुआ है ये है 75th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल गलत है। इसका जो आंसर है वो है इट इज़ इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो आई वाज वेरी मच शॉक्ड जब मैं बना रही थी ये स्लाइड्स, क्योंकि DULLM मतलब कि एक तो इतना प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और इनके आंसर्स की इसमें इतनी मतलब 90% क्वेश्चंस गलत होते हैं, स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाता है, और जो गलत गलत टिक करके आया हुआ होता है उसकी तो चलो चांदी हो जाती है, उसे तो मतलब अच्छा लगने लग जाता है कि मेरे तो सारे टिक किए हुए आंसर सही हुए, भले ही वो सही हो या ना हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, तो इसलिए लाइक बिफोर अपलोडिंग दिस वीडियो
मैंने पहले से क्रॉस चेक कर लिया, उसके बाद अपने हिसाब से जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे इंटरनेट पे, बुक से, उससे मैंने एक अच्छे से आपको प्रिपेयर करके दिया कि ताकि आपको दिक्कत ना आए। और अगर इफ़ यू कम अक्रॉस द क्वेश्चन पेपर ऑफ आंसर की, तो आई वुड रिकमेंड यू डू नॉट फॉलो इट आई मीन स्क्रूपलसली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर रॉन्ग। तो आप इसे एक बार पढ़ के देखिए, शिकायत का मौका ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। 48. A fruit dealer gives his agent Y a van for the supply of fruits to the customers. Y goes for a free ride with his friend Z and commits an accident resulting in an injury to A. Which one of the following is correct? X is liable. ये देखिए, ये जो है ये वाइकेरियस लाइबिलिटी पर ये क्वेश्चन है, तो इसमें X is liable है क्योंकि ही इज़ नॉट डूइंग इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो अपने फ्रेंड के साथ एक फ्री राइड पर चला गया और उसके बाद एक एक्सीडेंट ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो इन दिस केस ओनली ही इज लायबल। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल? तो देखिए, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर के 5 लाख है, 5 लाख रुपीज़, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 1 लाख रुपीज़। और इसका जो कैपिटल सच हायर पेड अप कैपिटल, और जो हायर पेड अप कैपिटल एज में भी रिक्वायर्ड, ऐसा कोई फिक्स नहीं है हायर के पेड अप कैपिटल के लिए। ए पब्लिक कंपनी कैन बोरो मनी, सो ए पब्लिक कंपनी कैन बोरो मनी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आंसर दिया है बिफोर इनकॉर्पोरेशन, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा भी बिफोर इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकती, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 51. A public company can be converted into a private company only after the approval of the. So ये देखिए, ये अकॉर्डिंग टू आंसर की ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है हाई कोर्ट। जबकि अगर मैं करंट पोजीशन की बात करूँ ना, अभी का जो लेटेस्ट जो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 जो आया, जो ऑर्डिनेंस जो आया है ना, ये पहले जो था ये पावर हाई कोर्ट के पास नहीं था, ये पावर पहले था ट्रिब्यूनल के पास, लेकिन अब ट्रिब्यूनल से इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी अगर वो प्राइवेट कंपनी में अगर मतलब बदलना चाहती है, तो ही हैज़ टू टेक परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 52. Who said that there is no real distinction between the state law and international law as both systems bound individuals? All the international law as a matter of technique did so all immediately and through the concept of the state. ये जो Skelton has said this. The option is correct. Who is authorized to issue license to Section 8 company under the Companies Act 2013? इसका जो करेक्ट आंसर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये अगेन दिया गया है गलत। अकॉर्डिंग टू आंसर किसमें NCLT दिया गया है, लेकिन लाइसेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है फॉर कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। इन विच केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेल्ड दैट UNO मैंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस ज्यूरिस्टिक पर्सन सुई जेनरिस। ये जो इसका आंसर दिया हुआ है पैकेट हवाना केस, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1, रिपेरेशन ऑफ इंजरीज सफर्ड इन द सर्विसेज ऑफ UN। इसमें ये चीज़ कहा गया था कि UN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स ऑल्सो ज्यूरिस्टिक पर्सन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट पीपल दैट देयर इज नो रीजन टू कंपेल नॉन स्मोकर्स टू बी हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये DOLM के मतलब कि प्रीवियस के तीन साल के क्वेश्चन पेपर में तो रिपीटेडली पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर पता नहीं इन्होंने कैसे गलत कर दिया। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका है मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन इन्होंने समानता वर्सेस स्टेट ऑफ AP, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट केस है, जिससे कोई लेना देना ही नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन नेचुरल लाइफ इज प्रोवाइडेड अंडर द IPC। ये इसका ऑप्शन सही दिया हुआ है, रेप ऑफ ए वुमन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। और इसका सेक्शन भी आप पढ़ लीजिएगा, जी दिया हुआ है सेक्शन 376AB ऑफ इंडियन पेनल कोड। 57. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस इंसल्टिंग वर्ड्स कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ एन एक्शन फॉर डिफॉर्मेशन। ये भी बड़ा इजी सा है। रिटर्न इन अ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड में अगर आप किसी को गाली गलौच अगर लिख के भेजते हो तो यू कुड बी सूट फॉर डिफॉर्मेशन। रिटर्न बाय हस्बैंड टू इस बिल्कुल, ये तो प्राइवेट कम्युनिकेशन है। रिटर्न बाय क्लाइंट टू इस ये भी प्राइवेट है। रिटर्न इन इनलाइन लेटर, इनलाइन लेटर तो खुला हुआ होता नहीं, होते क्लोज लेटर होता है, तो डिफॉर्मेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। 58.
In which one of the following case has the Supreme Court upheld the constitutional validity of the Constitution 93rd Amendment introducing Article 15 Clause 5 of the Constitution of India? ये है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इसका सही आंसर है। इसका आंसर की के हिसाब से सही दिया गया है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉर्फू चैनल केस 1949 इज कंसर्न विद। कॉर्फू चैनल का जो केस है ना, इसका जो सही आंसर जो है वो है द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, लेकिन इसमें लिखा है दैट अकॉर्डिंग टू आंसर की दिया गया है द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि गलत है। कॉर्फू चैनल केस है जो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज से डील करती है। 60 चिल्ड्रेन ऑफ एनल्ड वॉइडेबल मैरिजेस एंड वॉइड मैरिजेस आर, ये हेयर्स ऑफ द पेरेंट्स अलोन एंड टू नन एल्स। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि जो चिल्ड्रेन ऑफ एनल्ड वॉइडेबल मैरिज और वॉइड मैरिजेस की जो भी बच्चे होते हैं वो दे कैन ओनली इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स ओनली एंड नन एल्स। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविग्नी हैज ऑब्जर्व दैट। अब ये भी दिया गया है गलत, इसमें दिया है कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन, custom is not important than legislation and law is a product of general consciousness of the people and a manifestation of the spirit। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 2, 3 एंड 4 इसका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। 1, 2 and 3, हाँ नहीं सॉरी, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है इसका ऑप्शन, हाँ सॉरी इसका ऑप्शन है 3rd, इसमें 2nd दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन है इसका 1, 2, 3। प्रपोजिशंस आर ए वॉइड मैरिज रिमेन्स वैलिड अंटिल ए डिक्री एनलिंग इट हैज़ बीन पास्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि वॉइड मैरिज जो है ना उसको आपको डिक्री ऑफ एनलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो मैरिज पहले से ही वॉइड होता है वो वॉइड ही रहता है, उसे एनल कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन है 1 एंड जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2 and 3 है करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट, लेकिन आंसर की में फिर से इसका क्वेश्चन गलत दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉइड मैरिज इज नेवर वैलिड एंड देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एनी डिक्री एनलिंग इट। बिल्कुल सही है। ए वॉइडेबल मैरिज इज रिगार्डेड एज ए वैलिड सब्सिस्टिंग मैरिज अंटिल ए डिक्री एनलिंग इट हैज बीन पास्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। The NICE classification established by the NICE Agreement 1957 is an international classification। इसका करेक्ट आंसर दिया गया है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स एंड कंटेंट्स 45 क्लासिफिकेशन। ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसके ये आंसर की का ही ये आंसर है और ये आंसर की का आंसर बिल्कुल सही है। Against which of the following offences does the right of private defence of property extend to the voluntary causing of death? इसका करेक्ट आंसर इन्होंने थेफ्ट दिया है, लेकिन अगर मैं 103 ऑफ IPC देखूँ तो उसमें थेफ्ट एंड रॉबरी दोनों ही दिया गया है, और क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ट्रेसपास ये वो केसेस नहीं होते हैं जिसमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कैन एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। 65 In the absence of any agreement, the interest to partners on the amount of loan advanced to the firm is allowed at। इसमें जो अकॉर्डिंग टू आंसर की गलत दिया हुआ है, इसमें 4% पर एनम बताया गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6% पर एनम। A, B and C jointly own an Almirah, but it is in possession of B. R enters into contract of sale with B to buy the Almirah, paying a reasonable amount, knowing that it is also owned by A and C. But both B and R agree to keep this transaction A secret from A and C. Can A or C challenge the title of R? इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है कि yes, because it was B who was only in possession of the property। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा नो, बिकॉज द टाइटल हैज ऑलरेडी पास टू आर। because B 1 second, because it was B who was only in possession of the property। हाँ देखिए ये चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो दिया हुआ आंसर है ये है आंसर 3 यस, बिकॉज हाँ सॉरी
इसका जो आंसर होगा ये है 3 है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स, लेकिन इसका जो आंसर की मैं बिल्कुल गलत दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 बताया गया है। सेक्शन 28 डील्स में सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने दिया है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। 67 A police officer arrested and detained a person in the lockup despite production of a bail order from the court. The police officer is guilty of. इसका जो ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की ये है रॉन्गफुल डिस्टेंस, जो गलत है, इसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। रॉन्गफुल डिस्टेंस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में मतलब कि डिफरेंस ये है कि रॉन्गफुल डिस्टेंस में आई मीन ओनली वन वे इज ब्लॉक बट यू हैव other ways open and you can you can move from there, but wrongful confinement मतलब कि एक particular मतलब कि आपको इस तरीके से confine कर दिया गया है कि you cannot move beyond that place, तो ये होगा wrongful confinement। क्योंकि अगर कोई आदमी को अगर डिटेन किया गया है लॉकअप में तो ऑब्वियसली उसके पास जाने का तो कोई रास्ता है नहीं, इसलिए वो wrongful confinement में ही आएगा। Every member of the Consumer Dispute Redressal Commission holds office for a term of, ये देखिए मैं इसे इनकम्प्लीट कहूँगी क्योंकि इसका बहुत दिया गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात है तो अब 5 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65, उसके बाद दिया गया है 67, और स्टेट की बात करूँ और 70 है नेशनल। तो सबसे पहली बात तो इसमें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा है, स्टेट के बारे में पूछ रहा है या नेशनल के बारे में पूछ रहा है। 69 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें है फॉर डिफेमेशन द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट द इम्प्यूटेशन इज फॉल्स एंड मेलिशियस। इन दिस कंटेक्स्ट मेलिशियस मीन्स, तो मेलिशियस है विथ इविल मोटिव एंड विदाउट जस्ट कॉज ओनली, इसका ये ऑप्शन दिया गया है। वैसे तो इसका मेरे हिसाब से इसका विदाउट जस्ट कॉज ओनली होना चाहिए, और इविल मोटिव भी मतलब कि कुछ केसेस में इविल मोटिव माना जाता है, कुछ केसेस में इविल मोटिव नहीं माना जाता है, लेकिन आप इसके करेक्ट आंसर के साथ जा सकते हो विथ इविल मोटिव एंड विदाउट जस्ट कॉज ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 and 3। लेजिस्लेशन इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन हैज बोथ क्रिएटिव एंड एब्रोगेटिव पावर्स, कस्टम इज जनरली बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। ये जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने काफ़ी बार अपने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन इजी सा है, ये आप समझ ही सकते हो कि ये इसमें पूरा ही होता है, इसका पूरा ही होगा इसका ऑल ऑफ दिस। ए मेंबर ऑफ द UN मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप बाय द, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की विच इज टोटली रॉन्ग, इसमें जनरल असेंबली दिया गया है, लेकिन इसका है ऑप्शन नंबर 4 जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और ये दिया है आर्टिकल 5 ऑफ UN चार्टर, आप जाके वो पढ़ सकते हैं आर्टिकल 5 ऑफ UN चार्टर में, जिसमें कहा है कि जनरल असेंबली तो सस्पेंड करती है बट इट इज ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। 72 ऑन विच मॉडल लॉ ऑफ यूनिसिट्राल यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑफ इंडिया इज बेस्ड, तो इसका जो आंसर है वो भी बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, इसका यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 73 होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड इज ऑलवेज कल्पेबल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी बड़ा इजी सा, इसका बहुत ही है नारा ट्रू। होमिसाइड तो मैं पता है, व्हेन किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज नोन एज होमिसाइड एंड होमिसाइड इज ऑलवेज कल्पेबल। अब इसमें मैच करना है आपको, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि जब मैंने इसे IPC के सेक्शन से मिलाया कि मैंने पाया कि इसका ये जो है ये पहले से ठीक से मिलाया हुआ है, तो द ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 1। डेफिनेशन ऑफ एबडक्शन जो है वो सेक्शन 362 में दिया है, किडनैपिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 363A, किडनैपिंग फॉर अ रैंसम इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 364A, importation of a girl from a foreign country is given under section 366B, kidnapping in order to murder is given under section 364। आप खुद भी चेक कर सकते हैं IPC के बेयर एक्ट में ये बिल्कुल सही दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो आंसर किया उन्होंने तो पूरा नक्शा ही बदल दिया है इस क्वेश्चन का, इन्होंने बिल्कुल एक गलत ऑप्शन बताया जो कि नहीं है। मैच लिस्ट 1 विथ सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1959 गिवन इन लिस्ट 2 and select the correct answers from the code given below। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो अकॉर्डिंग टू आंसर की वो फिर से गलत दिया हुआ है,
इसका जो आंसर होगा वो होगा और आंसर 2 3142, और यहाँ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आंसर की 3124। चलिए आपको मिला देते हैं कैसे। प्रोसीडिंग्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, ये है सेक्शन 22। ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट के ये सेक्शन दिए हुए हैं और आपको इसमें यू हैव टू मैच। एंड बी का जो ऑप्शन है, बी का ऑप्शन है 1 मेंटेनेंस पेनल्टी एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन 24, अपील्स फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर्स सेक्शन 28 डील्स विद इट, and section 25 deals with permanent alimony and maintenance. Question 76, human beings have no right, only duty. This view was formulated by again correct, it is Dugwit. 77, for the offense of affray under the IPC there must be, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ है, एटलीस्ट 2 persons, 2 पर्सन होने चाहिए एफ्रे का। एफ्रे मतलब कि जैसे कि झगड़ा फसाद हो जाना किसी बीच सड़क पे, एंड विच एक्चुअली डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द लोकेलिटी इज नोन एज एफ्रे। ये दिया है सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी में। 78 फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज, तो वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम प्लेस, यस इट्स टोटली करेक्ट। 79 ओनरशिप इज द एंटायरिटी ऑफ द पावर ऑफ यूज एंड डिस्पोजल अलाउड बाई लॉ, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई, इसका अकॉर्डिंग टू आंसर की सालमन दिया गया है जो बिल्कुल ही गलत है। ये जो ओनरशिप का जो डेफिनेशन है ये पुलॉक ने दिया है। 80 A gives his daughter D aged 16 years in marriage to B a boy aged 22 years without her consent and against her wishes. The marriage is इसका जो आंसर फिर से गलत दिया हुआ है, voidable and can be annulled at the option of A, but it is not correct. It's voidable and can be annulled at the option of D. ये डी ही से एरर करा सकती है। 81 इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज इज एसोसिएटेड विद, इसमें दिया गया है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो अगेन इट्स रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल प्रेस प्रिंसिपल। अच्छा, अगर आपको दिक्कत हो ना कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिया, देखिए मैंने लिख दिया है करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की, और नीचे देखिए सिर्फ आंसर, तो जहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर करके दिया है ना वो ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। और ऊपर मैंने इसलिए दिया है कहीं आपको ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि आंसर की में कुछ और दिया गया है और मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ, तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, मैंने आपको आंसर की क्या आंसर भी बताया है और नीचे जो करेक्ट आंसर से जो गलत दिए हुए उसको करेक्ट करके मैंने बताया है कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर इनकेस अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप यू आर फील फ्री टू कमेंट बिलो, और आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, एंड आई वुड ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। 82 व्हाट वाज द रूल लेड डाउन बाय द प्रीवी काउंसिल इन वैगन माउंट केस, तो वैगन माउंट केस में क्या रूल क्या दिया गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है द डिफेंडेंट इज लायबल ओनली फॉर दैट इंजुरी विच कुड बी रीजनेबली फोरसीन एज ऑकरिंग ड्यू टू डिफेंडेंट्स फॉल्ट, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का क्वेश्चन है, ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर द डिजाइन एक्ट, तो डिजाइन एक्ट में क्या आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन। सेक्शन 2D में दिया गया है कि आप मतलब कि क्या क्या रजिस्टर कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑर्नामेंट और फीचर्स ऑफ शेप तो हो जाते हैं, लेकिन मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। Which of the following is the first country to ratify the Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की जो बिल्कुल गलत जिसमें चाइना है, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू ratify the treaty. 85 at any time after the expiration of dash from the date of the grant of the patent, any dash person may make an application to the controller for a grant of compulsory license on patent under the Patents Act. तो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन इट इज रॉन्ग, इज 4 years एंड इंटरेस्टेड, जबकि इसका ऑप्शन नंबर है 3 years एंड इंटरेस्टेड, और ये है सेक्शन 84 जो डील करता है कंपल्सरी लाइसेंसेस अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970. 86 अतुल instigates Bipin to murder Chetan. Bipin refuses to do so. What offense, if any, has been committed by Atul? तो इसका जो है ये है ऑप्शन है इसका अकॉर्डिंग टू आंसर की विच इज़ अगेन रॉन्ग, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर। इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 अबेट
meant to commit murder, ये दिया गया है सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी में 87. On the death of a partner, public notice of death is not given and the firm continues the business, then for the acts of firm done after his death the estate of the deceased partner is, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लायबल है. अगर डेथ के बाद अगर पार्टनर अगर एक पब्लिक नोटिस नहीं देता है गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज डेथ, और अगर फर्म बिल्कुल पहले की तरह काम करना शुरू भी कर लेता है, तो वट एवर फर्म एक्ट्स ही स्टेट इज लायबल आफ्टर हिज डेथ. The defense of non-est factum is available to the contracting party who has committed mistake as to nature of contract. Again, it's correct, no wrong. The Central Consumer Protection Council consists of, इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ, चेयरपर्सन एंड 10 अदर मेंबर्स, जबकि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, ये सेक्शन 4 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया गया है, जो है चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एस में भी प्रिस्क्राइब. ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 10 मेंबर्स होना चाहिए, बल्कि कोई भी मेंबर हो सकता है, एस में भी प्रिस्क्राइब. 90. The central government has been empowered to conduct investigation into the affairs of the company under section 210 of Companies Act 2013. करेक्ट आंसर जो इसका है दिया गया है ऑप्शन 1 एंड 2, जो कि बिल्कुल गलत है. इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 ऑल 1, 2, 3 एंड 4. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है किन किन केसेस में कर सकती है, ऑन द रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऑन पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन और ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ट्रिब्यूनल, और ये सब कुछ दिया गया है अंडर सेक्शन 210 ऑफ कंपनीज एक्ट. 91. The satisfaction of the president means the satisfaction of the council of ministers and not his personal satisfaction was held in. तो ये जो है ये बता गया है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बिल्कुल करेक्ट है. और बिल्कुल इसमें ये बता गया है कि जो सेटिस्फैक्शन जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद का उसका अपने खुद का नहीं होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट एक्ट अपॉन द एयर एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो सेटिस्फैक्शन भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना चाहिए, उसका खुद का नहीं होना चाहिए. 92. द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इस रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, ये बिल्कुल सही है. इसका ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो कि दिया है आर्टिकल 61. आर्टिकल 61 डील्स विद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इन, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इन का जो बहुत बड़ा फेमस केस है वो है भिकाजी नारायण ढकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड है. मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस अ वेरी फेमस केस, एवरीबडी नोस अबाउट इट. इट डील्स विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, इसमें ये बता गया है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड. 94. द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट्स रिपोर्ट इज नोन एज, तो इसे अगेन गलत दिया हुआ है, इसमें केयरिंग फॉर अर्थ बताया गया है, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं. 95. द ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस इन आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी वाज रिमूव्ड बाय, देखिए इसका अकॉर्डिंग टू आंसर के बिल्कुल गलत दिया है. 39th अमेंडमेंट बताया गया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 44th अमेंडमेंट. 44th अमेंडमेंट के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर जो हमारा 1975 का जो एमरजेंसी लगा था, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर के बेसिस पर ही लगाया गया था, लेकिन आफ्टर 44th अमेंडमेंट ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो हमारे एमरजेंसी प्रोविजन में से इसे हटा दिया गया. अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस अभी एग्जिस्ट नहीं करता है. 96. द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज प्रोवाइडेड इन, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यहाँ पे यह प्रिंसिपल 15 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ये बिल्कुल गलत है. इसका जो ऑप्शन है ये प्रिंसिपल 15 ऑफ रियो डिक्लेरेशन है. जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में नहीं दिया गया है. द ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट इज कन्फर्ड टू एवरी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ये 25 ईयर्स के लिए बिल्कुल सही है. ये सेक्शन 37 ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ये 25 साल के लिए दिया जाता है फॉर ब्रॉडकास्टिंग. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट हैव द पावर टू, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर नहीं होता है. रिमूव अ मिनिस्टर फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, ये सेक्शन 85 में दिया गया, लेकिन इसमें क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की
समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ए थिंग प्लीज, ये बिल्कुल गलत दिया है। आप सेक्शन आर्टिकल 85 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब पढ़ लीजिएगा। इसमें जितने भी कंडीशन दिए गए हैं एक्सेप्ट फॉर सेकेंड ऑप्शन, इन सब केसेस में प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है, ही हैज़ पावर टू डू सो, बट ही कैनॉट रिमूव ए मिनिस्टर फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पावर उसके पास नहीं होती है। 99 द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2016 इज अ पार्ट ऑफ, very easy question, the answer is UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. 100 to Hans Kelsen goes the credit of formulating a pure theory of law, ये बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद से बिल्कुल ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको मैं करेक्ट करके आपके सामने बिल्कुल उसके वो रिसोर्स के मटेरियल भी आपके सामने लाकर ये बता पाऊँ कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है और जो आंसर की मैं वो गलत है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप काइंडली जो आंसर की को पूरी तरीके से फॉलो मत कीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया उसमें बहुत सारे गलत है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर आप इसमें एडिशन कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में आपको DU LLM जो आने वाला जो एग्ज़ाम्स है, जिसके भले ही जिसके डेट्स अभी तक नोटिफाई हुए नहीं है, मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स के आपके सामने आपके शेयर कर सकूं। और इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है और जिनको दिक्कत है कि वो आंसर्स खुद से मतलब अपने रिसर्च से उसे करेक्ट नहीं कर पाए। तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।